नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूगर्भीय हॉटस्पॉट। ये चारों चीज़ें कैसे बनती हैं और धरती के ऊपर कैसे ये इम्पैक्ट डालती हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक ये सब कुछ विस्तार में कर लिया है कि धरती की आंतरिक संरचना कैसी है, भूकंपीय तरंगों के सहारे से हम इनको कैसे पता लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। क्योंकि जिस धरती पर हम रहते हैं, अगर उसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो फिर तो जहाँ पर हम नहीं रहते वहाँ का पता हम कैसे लगाएंगे। तो ये जिज्ञासा भी है हमारे दिमागों में कि हमें ये बातें पता लगानी है। तो ये हमने ऑलरेडी पता लगाई हुई हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसकी वजह से जो हमारा धरती है, जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो कोशिश करता है कि एक संतुलन सा बना रहे। और संतुलन अगर नहीं बना होता है तो उस असंतुलन की वजह से कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी जो आकृतियां हैं वो बनती रहती हैं, उसके बारे में हमें देखना है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, भारत में या पूरे विश्व में जगह जगह पर कुछ ना कुछ है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर समतल क्षेत्र हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर मरुस्थल हैं, कहीं पर बहुत अच्छी अच्छी वनस्पति एग्जिस्ट करती है। तो ये सब चीज़ें कैसे आई हैं, कैसे इनका जन्म हुआ है, उन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि मृदा क्या होती है, मृदा के साथ साथ क्या ढलानों पर भूस्खलन होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो थोड़ा बहुत जो बेसिक है, जो आधार है, वो हम बनाएंगे और फिर बाद में हम चीज़ों को और भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं की वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो अगर हम धरती को देखें, देखो धरती पर ना बहुत चीज़ें उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर समतल क्षेत्र हैं, या कहीं पर नदियाँ और वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल समतल तो नहीं है। अगर हम देखें तो मैं इसे बना सकती हूँ इसमें कि ये तो पहाड़ है, पर्वत है, ये आपका पठार का क्षेत्र है, फिर ये प्लेन क्षेत्र आता है, और कहीं पर एक गड्ढा भी तो उपस्थित हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं। ये पर्वत है, ये पठार है, ये समतल क्षेत्र है, और ये एक गड्ढा है जिसको हमें भरना है। अगर धरती हमेशा ही चाहती है कि वो संतुलित रहे, उसका तल संतुलन बना रहे, तो वो क्या करेगी? वो क्या कर सकती है? दो चीजें कर सकती है। या तो वो इस सारे चीज को ऊपर की तरफ उठा दे ताकि जो गड्ढा है वो समतल बन जाए, और जो बाकी सभी चीजें हैं इनको भी इसके मुकाबले ऊंचाई तक पहुंचा दे, समतल हो जाएगा। समतल की ऊंचाई अब हर जगह ही ज्यादा है तो समतल ही बोलेंगे फिर उसे हम लोग। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये सभी जो चीजें हैं उनको ये धीरे धीरे इनका अपरदन कर दे। दोनों चीजें हो सकती हैं, और दोनों चीजें ही होती हैं। धरती, पृथ्वी जब अपना तल संतुलन बनाने की कोशिश करती है, जब ये अपना तल संतुलन बनाने की कोशिश करती है, तो दोनों तरीके के जो बल हैं ये आजमाती है कि क्या पता इसको मैं ऊपर की तरफ उठा सकूं, और क्या पता इसका मैं अपरदन कर सकूं और फिर मैं इसको समतल क्षेत्र में परिवर्तित कर सकूं। यही हो सकता है। तो दो जो बल हैं जो धरती लगाती है अपने आप को संतुलित करने के लिए, इस पूरे क्षेत्र को समतल बनाने के लिए, दो हैं बल आपके अंतर्जनित बल और एक है आपका बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल जो है वो धरती के जो अंदर का क्षेत्र है वहां से लग रहा है। ये जो बल है ये कैसे पैदा होते हैं? ये दो तरीके से पैदा होते हैं, तीन तरीकों से पैदा होते हैं, दो नहीं तीन। पहला है आपका एक तो रेडियोधर्मी प्रक्रियाएं। जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे क्षेत्रों में, मेंटल वाले क्षेत्र में बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ उपस्थित हैं, और इनकी वजह से जो ऊर्जा है वो निकलती है, और यही ऊर्जा कारण है धरती की इस पूरी अंतर्जनित बल की। तो रेडियोधर्मी पदार्थों का होना, उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की वजह से ये बल उत्पन्न होते हैं। दूसरा है धरती के घूर्णन और ज्वारीय बल की वजह से। जो ज्वारीय बल है वो तो लगता है सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति की वजह से। तीसरी चीज जो है वो है धरती जब बनी थी, जो उसमें उस टाइम पर ऊष्मा उपस्थित थी वो कहीं ना कहीं अभी भी है। तो धरती की जो पुरानी ऊष्मा है उसको भी हम लोग कारण मान सकते हैं कि धरती में ये सारे बल जो हैं वो धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं।
तो इन 3 कारणों की वजह से धरती में आती है अंतर्जनित प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं का काम है कि ये चीजों को धरती के ऊपर के क्षेत्र में बिल्कुल बना दे समतल। दूसरी जो है बहिर्जनित प्रक्रियाएं, बहिर्जनित बल जो हैं, ये धरती के बाहर लगते हैं। धरती के बाहर इसके काम करने के लिए कारक है कई सारे, आपकी वायु है, हवा है, पानी है, बहुत सारी आपकी ज्वार भाटाएं हैं। इन सब की वजह से बहुत सारी चीजों का अपर्दन जो है वो संभावित हो सका है। तो अंतर्जनित बल हैं जो कि धरती के अंदर से लगते हैं। क्यों लगते हैं? कारण ये 3 हैं। और बहिर्जनित बल हैं जो लगते हैं धरती के बाहर से, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से उनके प्रकार हैं। लेकिन अभी हमें इतना स्पष्ट है कि 2 बल ऐसे हैं जो धरती के क्षेत्र को पूरा का पूरा समतल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, धरती हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की कोशिश करता ही है। संतुलन होगा तभी सभी चीजें सही ढंग से आगे चल पाएंगी। अगर कहीं पर बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ सी चीजें होती हैं तो व्यक्ति भी और धरती भी दोनों ही कंफ्यूज हो जाती हैं। तो कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए, एक समतल बनाए रखने के लिए ये 2 जो प्रक्रियाएं हैं ये दिन प्रतिदिन लगती रहती हैं और धरती को संतुलन बनाने में कोशिश करती रहती है। ये बात हमें समझ में आई। अगर मैं बात करूं अंतर्जनित बलों की, देखिए ये कैसे लगते हैं। अंतर्जात जो बल हैं ये आपके 2 तरीके के हैं। एक तो लग सकते हैं बहुत ही जल्दी, ये आकस्मिक बल हैं कि पता ही नहीं चला और एकदम से बल लगा और भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया, वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरे हैं इसका प्रकार जो कि दीर्घकालिक संचलन के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर आप इनको बोल सकते हैं पटल विरूपण बल। ये वो बल हैं जो कि बहुत धीरे धीरे लगते हैं, जो धरती को ऊपर भी उठा सकते हैं, धरती को नीचे भी धंसा सकते हैं। दोनों चीजें ही संभावना है इनकी। अगर मैं बात करूं इस आकस्मिक बल की जो एकदम से लगा है, जो कि भूकंप, जो कि ज्वालामुखी और जो भूस्खलन, इन तीनों चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक बात है, ये हमने तीनों ही चीजें करी हैं। भूस्खलन को हम थोड़ा विस्तार में आज और पढ़ेंगे, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी तो हम बहुत ही विस्तार में और मतलब पहले से ही कर चुके हैं, तो उसको हम दोबारा से दोहराएंगे नहीं। दूसरा है आपका दीर्घकालिक संचलन या फिर पटल विरूपण बल। देखो ये 2 तरीके से लग सकता है। एक तो ये बल लगेगा तो उसमें जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है उसका भी एक प्रकार हो सकता है, या फिर ये पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, मैंने ये देखा कि धरती पर हम देखते हैं कि धरती पर ये धरती का भूपरपटी है, ये नीचे इसका पूरा का पूरा स्थल मंडल है, नीचे इसमें दुर्बल मंडल उपस्थित है। इस दुर्बल मंडल की वजह से बहुत सारी जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो धरती से निकल रही है। साथ में धरती घूम भी रही है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत जो स्थल मंडल है वो टूट भी रहे हैं। अगर इनके टूटने की वजह से कोई भी चीज, देखो कोई भी जो आपका महाद्वीप है, या तो वो नीचे की तरफ धंस सकता है या फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ सकता है। 2 ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम महाद्वीपों की बात करें, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे आपने सुना होगा द्वारका नगरी के बारे में। हम कहते हैं कि द्वारका नगरी जो है अभी पानी के अंदर है, पहले ये पानी के बाहर हुआ करती थी, कृष्ण की नगरी मानी जाती है ये। अगर इस नगरी को हम देखें तो ये ऐसा माना जाता है कि एक श्राप के बाद, गांधारी के श्राप के बाद जो द्वारका नगरी है उसका जो एक पूरा का पूरा पतन है वो शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर जाएं तो ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो धरती का स्थल मंडल था, खास करके जो ये भारतीय और इंडोस्ट्रियल प्लेट की अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए, तब थोड़ा बहुत जो है इसमें ऐसे चीजें धंस सी गई थी। तो आपका ये जो सारा का सारा क्षेत्र है द्वारका नगरी वाला, ये पानी में धंस गया। इसको हम क्या कहते हैं कि महाद्वीप का निर्माण नहीं हुआ, महाद्वीप का नष्ट हुआ है। तो इस द्वारका नगरी के पीछे जो आपका मैथोलॉजिकल कारण है वो तो अलग है, लेकिन वैज्ञानिक कारण आपका अलग है। पौराणिक कथाओं में हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वैज्ञानिक कथाओं पे। तो ऐसा मानना है कि जब धरती चलती है, स्थलमंडल चलता है, धरती घूमती है, तो कई बार क्या होता है, प्लेटों के टूटने की वजह से कुछ जो स्थलमंडल होते हैं वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। उसमें भी हम बात करते हैं कि महाद्वीप का नष्ट हुआ है, महाद्वीप का निर्माण नहीं हुआ है।
ठीक बात है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो महाद्वीप है वो धंसने की बजाय थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ जाए, और जब वो ऊपर की तरफ आया है तो जो स्थान, जो क्षेत्र पहले पानी के अंदर था, अब वो पानी के बाहर आ गया है। जैसे इसमें हम बात करते हैं आपका कच्छ का रण है, ये पहले पानी के नीचे हुआ करता था, अब ये पानी के ऊपर आ गया है। और हमें कैसे पता लगा कि पानी के नीचे था या पानी से ऊपर था? पानी के नीचे था, इसका मतलब इसमें जितने भी सारे जीव जंतु पाए जाते होंगे वो सारे इन्हीं प्रकार के पाए जाते होंगे जो पानी में रहते हैं। तो उनके जो फॉसिल्स हैं, उनके जो आप कह लो कि उनका देह है, वो हमें मिला है यहाँ पे। इसलिए हम पता लगा पाए हैं कि ये जो क्षेत्र था ये पहले पानी के अंदर था, अब पानी के बाहर है। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो संभव हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्जातीय बलों की, उसमें दीर्घकालिक, और ये बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया। धीरे धीरे जो है प्लेट आगे की तरफ जाती है, धीरे धीरे चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं, धीरे धीरे चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं। तो दीर्घकालिक है ये, बहुत आकस्मिक नहीं है ये। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला महाद्वीप निर्माणकारी बल में अब ऊपरी मुखी बल है। ऊपरी मुखी बल जिम्मेदार है महाद्वीप के ऊपर आने के लिए, और दूसरा अधोमुखी बल है जो कि महाद्वीप के नीचे जाने के लिए जिम्मेदार है। ये हो सकता है। या फिर हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल की। जैसे मैंने आपको जब करवाया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, मैंने आपको बताया था कि जो अपना स्थल मंडल है उसमें जो प्लेटों की दिशा है वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अगर दोनों स्थल मंडलों की दिशा ऐसे है तो लगता है उसके ऊपर तनाव बल, और हमने देखा था जब ये अपसारी सीमा है तब उसमें आपके बनते थे भ्रंशित पर्वत, क्योंकि दो स्थल मंडल हैं वो दूर चले गए आपस में। कुछ जो उसका क्षेत्र था जो कि कमजोर था वो नीचे की तरफ धंस गया था, और इसीलिए क्या बना था, नीचे आपकी घाटी बन गई थी, ऊपर आपका पर्वत बन गया था। ऐसे पर्वतों को जहां पर एक जो क्षेत्र है धरती का वो पूरा का पूरा धंस गया, उसे हम कहते हैं भ्रंशित पर्वत। तो जब तनाव बल लगता है तब बनते हैं आपके भ्रंशित पर्वत। और जब आप कह लो कि संपीड़न बल लगता है, जब दोनों स्थलमंडल आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं, तब ये जो संपीड़न बल लग रहा है इस वजह से बनते हैं आपके वलित पर्वत, जिन्हें हम इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ये हैं आपके वलित पर्वत। तो ये आपके अंतर्जात बल हैं, अंतर्जनित बल हैं, जिसमें या तो वो एकदम से लग सकते हैं ये बल, या फिर वो धीरे धीरे लग सकते हैं। अगर वो एकदम से लगते हैं तो ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इन सब की उत्पत्ति होती है। और अगर ये दीर्घकालिक है तो दो चीज़ें संभव हैं, या तो ये महाद्वीपों को नष्ट करेंगे या बनाएंगे। वो कैसे करेंगे, या तो ऊपर मुखी बल लग रहा होगा या अधोमुखी बल लग रहा होगा जो महाद्वीप के नीचे जाने के लिए जिम्मेदार है। और अगर पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें तो दो चीज़ें ही संभव हैं इसमें, या तो स्थलमंडल आपस में ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे। तो इसमें आपका बनता है भ्रंशित पर्वत, इसमें बनता है आपका वलित पर्वत। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि भ्रंशित पर्वत कैसे बनते हैं, अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी कैसे बनी है, जो हमारे हिमालय हैं, जो हमारे रॉकीज पर्वत हैं, जो हमारे एंडीज पर्वत थे, जो हमारे एल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, ये सब जो पर्वत हैं ये कैसे बने हैं ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इन सबको हमने देखा था जब हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को डिस्कस किया था। ये बात ठीक है हमारी। तो ये सारे बल हमारे हो चुके हैं। इसमें आपको उदाहरण भी दिया है कि ऊपरी मुखी बल लगेगा तो भारत में कैसे देखते हैं हम इसे, उदाहरण क्या है हमारे पास, और अगर अधोमुखी बल लगेगा तो क्या उदाहरण है हमारे पास। ये बात सही है। अब बात आती है बहिर्जनित बलों की। बहिर्जनित बल वो होते हैं जो कि लगते हैं धरती के ऊपर। धरती के ऊपर जब ये लगेंगे तो ये क्या चाहते हैं, देखिए पहले वाले हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी चीज़ को वो नीचे की तरफ धकेल सकती है या फिर किसी भी चीज़ को वो ऊपर की तरफ धका सकती है। दोनों चीज़ें संभव हैं। बहिर्जनित बलों में भी दोनों चीज़ें संभव हैं। या तो कोई भी कारक ऐसा होगा धरती के बाहर जो किसी भी चीज़ के अपक्षय के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी भी चीज़ के अपर्दन के लिए जिम्मेदार होगा। ये बात सही है। जैसे हमने वही आकृति बनाई थी तो वो दोबारा बना रही हूं मैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो पूरा पृथ्वी है इस पे कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल क्षेत्र है और कहीं पर है आपके ये गड्ढे।
देखो, अगर मुझे ये गड्ढा जो है ये भरना है, कम से कम इसको पहाड़ नहीं बनाओ तो कम से कम समतल तो बना ही सकते हैं, इसे बना सकते हैं। होगा कैसे समतल ये? जब एक जो टुकड़ा है इस पर्वत का ये टूट के नीचे की तरफ गिरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और जब ये यहाँ गिरा है तब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए कोई भी कारक उपस्थित नहीं है अगर, तब तो यही ही रहेगा। इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाने के लिए मुझे हवा चाहिए होगी, मुझे पानी चाहिए होगा, मुझे ग्लेशियर चाहिए होगा, है ना। तो ये इसको यहाँ पर लेकर जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ तक लेकर जाने के लिए दोबारा मुझे कोई ना कोई कारक की आवश्यकता होगी, और फिर ये जो पूरा का पूरा टूटा हुआ टुकड़ा था ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे टुकड़े यहाँ से टूटेंगे, यहाँ तक पर आएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ के करके धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये हमारे द्वारा भर दिया जाएगा। अब हमारे द्वारा मतलब पृथ्वी के द्वारा, हम भी तो पृथ्वी का ही हिस्सा है, पृथ्वी हमसे ही बनी है, हम पृथ्वी से ही बने हैं, दोनों ही चीजें इकट्ठी चल रही हैं। तो यहाँ पर जो टुकड़ा टूटा हुआ है ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो गड्ढा है वो भर देती है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं धरती ने चाहा है ये कि ये संतुलन जो है वो बना रहे। संतुलन किस चीज का? तल का, तल संतुलन, पूरा क्षेत्र जो है समतल होना चाहिए। इसी के लिए अब देखो दो चीजें हैं, अगर इस पूरे के टुकड़े को टूटना है तो पहले क्या होना होगा, इसे पहले कमजोर होना होगा। इसको कमजोर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपक्षय। जब ये कमजोर हो गया तब ये गुरुत्वाकर्षण बल के साथ की वजह से आएगा यहां से नीचे की तरफ। इस नीचे आने को मैं क्या बोलती हूं? इसे मैं कहती हूं बृहत संचलन। नीचे की तरफ आ गया ये। जब ये नीचे की तरफ आ गया तब इसको यहां से यहां तक लेकर जाने के लिए जो कारक जिम्मेदार थे उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपर्दन। इसे हम कहते हैं अपर्दन। और जब ये वास्तव में यहां से यहां जा रहा होगा तो क्या हो रहा है? इसका परिवहन भी तो हो रहा है। और अंत में जब ये यहां पर जाकर बिल्कुल डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। इसे हम कहते हैं निक्षेपण। तो अपक्षय से लेकर बृहत संचलन, फिर अपर्दन और फिर निक्षेपण, ये चारों जो कारक हैं ये जिम्मेदार हैं किसी भी तल के संतुलन को बनाए रखने के लिए। और ये चारों चीजें कैसे होती हैं यही हमारे आगे की पूरी ये क्लास है कि एक्चुअल में वास्तव में किस तरीके से ये गड्ढा भरा गया है। और ये भी जो पहाड़ पहले ऐसे था, क्या पहाड़ों में ऐसे हो जाएगा? इसकी भी जो ऊंचाई है वो भी तो घटेगी। तो ये कम हो गया, ये भर गया, तो ये क्या हो रहा है? इट इज दी प्रक्रिया। एक प्रक्रिया है जो तल संतुलन को बनाए रखने के लिए चालू है। ये बात सही है। अब सबसे पहली बात है कि अपक्षय क्या होता है। अगर हम अपक्षय की बात करें, देखो इन चारों चीजों को ना हम कुछ एक, मैं ये बताऊं आपको कि पहले अपक्षय होगा, फिर कह लो कि बृहत संचलन होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर निक्षेपण होगा। इन सब की बजाय मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो जो शब्द है वो शब्द है आपका अनाच्छादन। अनाच्छादन ये क्या है? इसमें चारों चीजें आ जाती हैं। इसमें आपका अपक्षय भी आ गया, बृहत संचलन भी आ गया, अपर्दन भी आ गया और निक्षेपण भी आ गया। दोनों चीजें हैं। अब ये अपक्षय कैसे होगा, इसके ये कारण हैं। बृहत संचलन के कितने प्रकार हैं ये हमें पढ़ना है, और साथ में अपर्दन किन तरीकों से होता है ये मुझे पढ़ना है, और लास्ट में निक्षेपण। सही बात है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपक्षय। अपक्षय कैसे होता है? देखो सबसे पहले अगर हम देखें अपक्षय की तीन प्रक्रियाएं हैं। तीन प्रक्रिया, या तो वो हो सकता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाओं से, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से। दूसरा वो रासायनिक प्रक्रियाओं से हो सकता है, या फिर वो जैविक प्रक्रियाओं से हो सकता है। अब इन तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब ये है, भौतिक या यांत्रिक का मतलब होता है जब किसी भी चट्टान पर आपका तापमान या दबाव या सूर्य की किरणें इन सब का प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो अपक्षय जो है एक ऐसी चीज है जो कि उसी जगह पर रह के हम लोगों ने चट्टान को कमजोर कर दिया है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये उसी स्थान पर रह के तदस्थन
उसी जगह पे रह के अगर ये कमजोर होती है, वो वहां से गई नहीं है कहीं भी। लेकिन जो चीज पहले इतनी तगड़ी थी, इतनी ज्यादा भारी थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, मजबूत थी, अब वो कमजोर हो गई है, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा सरल हो गया है। इसी का ही मतलब है अपक्षय। तो ये अपक्षय या तो तापमान में वृद्धि, आपके दाब में वृद्धि, या फिर सूर्य की किरणों में उतार चढ़ाव से ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है रासायनिक प्रक्रियाओं से, कि किसी भी रसायन के रिएक्शन की वजह से, किसी भी रसायन के रिएक्शन की वजह से कोई भी चीज टूट गई, वो भी एक प्रकार है अपक्षय होने का। कि कोई चीज बहुत मजबूत थी, अब इसको हम लोगों ने पानी में मिलाया और वो घुल गई, तो वो कमजोरी तो हो गई पूरी की पूरी। किसी भी चीज में पानी चला गया, तो वो भी एक आपकी रासायनिक प्रक्रिया ही है। और तीसरी है आपकी जैविक कार्य एवं अपक्षय, जहां पर जो आपके जीव जंतु हैं, जो जीवित आप कह लो कि पेड़ हैं या फिर जंतु हैं या फिर मानव हैं, ये सभी जिम्मेदार हैं किसी भी चीज को मजबूत से कमजोर करने में। चलिए, तो ये तीनों हमें करने हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में हम लोगों ने बात करी है किसी भी रसायन के बनने की वजह से जो पूरी की पूरी चट्टान है वो कमजोर हो जाती है। जैसे क्या होगा, सबसे पहला है विलयन। विलयन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चट्टान जो पानी में घुल सकती थी वो घुल गई। जैसे कोई भी चट्टान जो कि बनी है आपका सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से अगर वो बनी है तो वो क्या होगी, जैसे ही पानी में मिली वैसे ही पानी में वो विलय हो गई, घुल गई वो सारे के सारे, तो खत्म हो गई वो। उसी जगह पर रहते हुए ही बस पानी आया था और पानी ने उसको घोल दिया, तो वो एक तरीके का विलयन का उदाहरण बन गया। दूसरा है आपका कार्बोनेशन। देखो, कार्बोनेशन में कार्बोनिक अम्ल का बहुत ज्यादा आपका कह लो योगदान है। अगर हम बात करें, जैसे ये आपका धरती का धरातल है, वातावरण में बहुत सारे CO2 के जो अणु हैं वो घूम रहे हैं, और जब वर्षा होती है तो वर्षा में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस रसायन के बनने की वजह से, इस रिएक्शन के होने की वजह से क्या होता है, बनता है कार्बोनिक अम्ल। इसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, जो कि उन चट्टानों के लिए सबसे खास है जो कि इसी अम्ल में घुल जाते हैं। जो विलयन है उसमें तो कोई भी घुल जाता है, ऐसी रॉक जो, ऐसी चट्टान जो सिर्फ पानी मांगती है, ये अम्ल मांगते हैं। जैसे आपका चूना पत्थर की चट्टानें हैं, जिनको हम चूना पत्थर भी बोल सकते हैं, इन्हें हम डोलोमाइट की चट्टानें भी बोल सकते हैं। ये सारी चट्टानें ऐसी हैं जो कार्बोनिक अम्ल में ही विलय होती हैं, तो इसे हम कार्बोनेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान इसमें हम लोगों ने देख लिया। तीसरी चीज है इसमें जल योजन। जल योजन का मतलब है कोई भी ऐसी चट्टान, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इस चट्टान जिसमें कैल्शियम सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। अगर इस कैल्शियम सल्फेट की चट्टान में हम लोगों ने थोड़ा सा पानी भी मिला दिया, थोड़ा सा पानी भी उसको हम लोगों ने दे दिया, तो वो क्या बन गया, CaSO4.H2O। एक मॉलिक्यूल, एक अणु या दो अणु अगर हमने दे दिए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन गया है आपका जिप्सम। वो बन गया है जिप्सम। अब वो थोड़ा सा अस्थाई बन गया है, उसको तोड़ना बहुत इजी है, उसको तोड़ना बहुत सरल है अब, क्योंकि इसमें अब जो पानी है वो आ गया है। तो जल का योजन जब किया जाएगा किसी भी चट्टान में या किसी भी शैल में, तो फिर लास्ट में क्या होगा, वो एक ऐसा अस्थायी चट्टान के रूप में बनना शुरू हो जाती है। जैसे और भी, जैसे आप मान लो कि कोई भी चट्टान है जिसका नाम है फेल्ड्स्पार। एक चट्टान है जिसका नाम है फेल्ड्स्पार। इस फेल्ड्स्पार में अगर आप पानी को मिलाएंगे ना तो ये बन जाएगा क्ले। तो ये जो क्ले है, आपने क्ले देखी ही है, आप बहुत तरीकों से उसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, आप उसकी कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो वो कैसी चट्टान है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग अलग रूप में हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो ये सब भी क्या है, ये अपक्षय ही तो है। हम लोगों ने चट्टान को कहीं भी लेकर नहीं गया, हम लोगों ने बस उसमें पानी का मिलान किया है, उसे हम कहते हैं जल योजन। जब एक जो चट्टान है अगर एक या दो जल के अणुओं के आने की वजह से ही अस्थायी हो जाए तो वो कमजोर हो जाती है, उसके आपस के जो बीच में जो संबंध है वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं कणों के।
एंड सबसे अंत में है आपका ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, हम मान लेते हैं कोई भी लोहे की चट्टान है। अगर ये लोहे की चट्टान है ना, अगर लोहे के चट्टान पर किसी भी तरीके से पानी या ऑक्सीजन ये दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है, इसमें लग जाता है जंग। इस जंग लगने की प्रक्रिया को ही मैं क्या कहती हूँ, ऑक्सीकरण। और जिस भी जगह पर अगर हम इसमें देख ले तो इसमें जो लोहे की चट्टान है उसका जो रंग है वो कहीं ना कहीं लाल या भूरा रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें अब ऑक्सीकरण हो गया है, पानी भी है, ऑक्सीजन के अणु भी हैं, और अब अंत में क्या हुआ है, लोहे का रंग चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है और वो कमज़ोर हो गया है। उसको तोड़ना बहुत अब हमारे लिए सरल रह गया है। और इसके साथ ही न्यूनीकरण है। न्यूनीकरण का मतलब है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती है तब उस वजह से भी ना कई सारी जो चट्टानें हैं वो सही ढंग से अपना रूप जो है उपस्थित नहीं रख पाती हैं, तो उनमें भी जो पदार्थ हैं वो दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ की चट्टानें हैं उनका रंग भी परिवर्तित होता रहता है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूनीकरण। तो ये सारी रसायन प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से अपक्षय होता है, कोई भी जो चट्टान है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ये बात सही है हमारी। इसके बाद अब आती है भौतिक प्रक्रियाएं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भार विहीनीकरण एवं विस्तारण की। देखो ये क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई भी ना एक चट्टान है, एक बहुत बड़ी चट्टान है, लेकिन इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी चट्टान है, ऐसे उपस्थित है ये। जब ये बहुत बड़ी चट्टान इसके ऊपर है तो इसके ऊपर एक दाब पड़ रहा है। अगर मैं इस चट्टान का जो भार है यहाँ से हटा दूं, अगर मैं हटा दूं इसको, तो क्या ये जो चट्टान है थोड़ा सा ऐसे फैलेगी नहीं? और जब वो फैलेगी, क्योंकि इसके ऊपर से भार हट गया और अब इसको फैलने के लिए जगह मिल गई है वास्तव में, और जब ये फैलने के लिए जगह मिल गई है तो थोड़ा सा अपना ये क्षेत्र बढ़ाती है। और क्षेत्र के बढ़ाने का मतलब क्या है कि इसके आसपास के जो भी कण थे चट्टानों के वो थोड़े से दूर दूर हो गए हैं, और कणों के दूर होने को ही तो हम क्या बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं। अब जब कण दूर हो जाएंगे तो उनको तोड़ना बहुत सरल हो जाएगा। तो ये एक आपका ये उदाहरण है। फिर इसमें आती है एवं विस्तारण। यही बात है कि ये जो चट्टान है वो विस्तार करती है जब इसके ऊपर से जो भार है वो हट जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ना एक और चीज़ है, जैसे इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। हम मान लेते हैं कोई ना चट्टान है जो कि स्तर बाय स्तर बनी है, जैसे हम परत बाय परत बनी है। जैसे ये चट्टान है, इसकी ये परतें हैं, है ना, एक परत, दो परत, तीन परत। जब किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर दिन में तो तापमान बहुत ज़्यादा है और रात में तापमान बहुत कम है, और दिन में तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो कण होते हैं, कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ का तापमान अगर आप बढ़ा दोगे तो उसमें विस्तार जो है वो होगा ही होगा, वो तो बिल्कुल श्योर है। अगर इस भी चट्टान का टेम्परेचर, तापमान आप लोगों ने बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, इस चट्टान के जो कण हैं आपस में थोड़ा सा विस्तार करना शुरू करेंगे और कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी चट्टान की ये वाली परत। सिर्फ यही वाली परत क्यों कमज़ोर हो रही है, क्योंकि तापमान में वृद्धि का जो सबसे आप कह लो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ इसी चट्टान के ऊपर पड़ रहा है। ठीक बात है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो परत है वो खत्म होगी। दिन में जो आपका तापमान है वो बहुत ज़्यादा है तो विस्तार हो गया, रात में तापमान बहुत कम है, किसी भी चीज़ का तापमान अगर आप कम करोगे तो वो सिकुड़ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो कण होंगे वो भी सिकुड़ जाएंगे, और इनके सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, बार बार विस्तार हो रहा है, फिर सिकुड़ रहे हैं। इससे जो पूरी चट्टान की परत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो ये भी एक तरीके का भौतिक प्रक्रिया ही है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरी चट्टान है ये परत दर परत जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पहले ये परत खत्म होगी, फिर ये परत आ गई ना, अब जो तापमान में वृद्धि होगी इसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएगी। तो ऐसे परत दर परत चीज़ को टूटने को भी हम क्या कह देते हैं, भौतिक प्रक्रिया ही है ये अपक्षय की। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें है तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। यही वाली जो चीज़ हम लोगों ने करी
कि तापक्रम में, कि दिन में तो जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है और रात में तापमान बहुत कम है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो इसी तरीके से आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये, फिर हम बात करते हैं इसमें हिमकरण पिघलन एवं तुषार वेजिंग की। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का तापमान अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। सिंपल सरल सी बात है ये वाली, कि किसी भी चीज़ का अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो उसका जो आयतन है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। अब इससे होगा क्या? देखिए, मैं मानती हूँ पानी, जो पानी है ना, या फिर आप कोई और भी तरल पदार्थ ले लीजिए, इसका अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसके आयतन में वृद्धि होती है, या फिर इसके हम बोल सकते हैं घनत्व में वृद्धि होती है, इसके घनत्व में कमी आती है। और अगर आप इसका जो तापमान है वो कम कर देंगे तो इसका जो आयतन है वो भी कम हो जाएगा और घनत्व में भी क्या होगा? वृद्धि आ जाएगी। यही बात है ना? अगर किसी भी चीज का तापमान आपने 10 डिग्री से कर दिया 20 डिग्री, तब क्या होगा? उसके आयतन में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। सही बात है। और अगर आपने उसके तापमान को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक कर दिया, तब उसके आयतन में आप कह लीजिए कि कमी आएगी। यही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पानी का ना एक बहुत ही ऐसा कह लो कि स्वभाव है जो कि बाकी पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे इसमें होता क्या है, अगर आप पानी का जो तापमान है उसको कम करोगे, मान लीजिए कि आप 20 डिग्री से उसको 10 डिग्री तक कर रहे हैं, तो ये बात ठीक है, इसमें भी क्या होगा? आयतन में कमी आएगी, क्योंकि तापमान में कमी लेकर आई गई है ना? तो आपने 20 डिग्री से गए 10 डिग्री, तब भी आयतन में कमी आई है। अगर आप 10 डिग्री से आए 4 डिग्री पर, तब भी आयतन में कमी आई है। आयतन में कमी है, लेकिन घनत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा ना। घनत्व, आयतन क्या होता है आपका? हम मानते हैं घनत्व को। घनत्व होता है आपका द्रव्यमान को हम विभाजित कर देते हैं आयतन से, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आयतन ज्यादा है तो घनत्व कम होगा, और अगर आयतन कम है तो घनत्व आपका ज्यादा होगा। चीजें बिल्कुल पास पास आ गई हैं, ऐसा ही होता है ना? अगर हम देखें तो 4 डिग्री तक भी आयतन में कमी आ रही है और घनत्व जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका 4 डिग्री से तापमान 0 डिग्री पर लेकर जाएंगे तो अब इसके आयतन में होती है वृद्धि। तो इसके आयतन में होती है वृद्धि, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये इसका ऐसा स्वभाव है जो कि इसको सभी तरल पदार्थों से अलग कर देता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिसमें अगर पानी के तापमान को आप बढ़ाएंगे, 4 से 14 करेंगे, तब भी आयतन में वृद्धि होगी, और अगर 4 से 0 करेंगे तब भी आयतन में वृद्धि होगी, और जो घनत्व है वो आपका कम होना शुरू होगा। ये इसका स्वभाव है ये। अब ऐसे ही मैं मान लेती हूँ कि किसी भी चट्टान में ना पानी चला गया। एक ऐसी जगह है जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। हम ऊंचे पहाड़ों की बात कर सकते हैं, हम हिमानी वाले क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। एक ऐसी चट्टान है उसमें जिसमें पानी के जाने के लिए जगह है और पानी जो है इसके चट्टानों के अंदर चला गया। अब हम कहते हैं कि तापमान में एकदम से आप कह लो कि और भी ज़्यादा, ये पूरी चट्टान बनाई है मैंने, कि तापमान में और भी अब कमी आ गई। अब तापमान में और भी अगर कमी आ गई तो जो तरल पदार्थ है पानी का वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में। मतलब ये 4 डिग्री से लेकर धीरे धीरे क्या हुआ है? 0 डिग्री तक पहुंचा है, और हमें पता है कि जब 0 डिग्री पर पहुंचेगा तो इसकी आयतन में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये और ज़्यादा फैलेगा, और जब ये पानी बर्फ बन के फैलेगा तो इसके आसपास के चट्टान के जो कण हैं उनको दूर कर देगा। चट्टानों के कणों को दूर करने को तो हम क्या बोलते थे? अपक्षय बोलते थे, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके इस पानी के स्वभाव की वजह से ही संभव हो पाई हैं, क्योंकि पानी का अगर आप तापमान 4 डिग्री से बढ़ाते हैं तब भी आयतन में बढ़ोतरी होती है, और अगर
4 डिग्री से कम लेकर आते हैं तो भी आयतन में बढ़ोतरी होती है। तभी हम कहते हैं कि जो बर्फ का आयतन है वो कम होता है पानी से, तभी जो बर्फ है वो पानी में तैरती रहती है। यही इसका मूल कारण है। इतनी बात हमें समझ में आई। तो ये 3 हैं आपके भौतिक अपक्षय के कारण। जो सबसे लास्ट है, अंत है, वो है आपका लवण अपक्षय। ये है आपका लवण अपक्षय। इसमें क्या है, जैसे जो आपके कई सारे लवण हैं जिसमें आपका कोई भी सोडियम क्लोराइड आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, अगर वो किसी भी चट्टान में उपस्थित हैं, किसी भी जगह से जो चट्टान में लवण है वो उपस्थित हो गया, उसके अंदर घुस गया, अगर वो घुस गया, अब उसके अगर तापमान में वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि होने के साथ क्या होगा, लवण भी आयतन अपना बढ़ाएगा। और अगर अपना आयतन बढ़ाएगा ये, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो चट्टान के कण हैं उनको भी दूर कर देगा। चट्टान के कणों के दूर करने को ही हम क्या बोलते थे, अपक्षय बोलते थे। तो ये इसके लिए मूल कारण होगा कि कहीं से, किसी और दिशा से या किसी और जगह से जो लवण है वो किसी भी चट्टान में घुस गए और इनके तापमान में वृद्धि के साथ साथ ये अपने आयतन को बढ़ाएंगे और फिर चट्टान के कणों को अलग अलग कर देंगे, दूर कर देंगे, कमजोर कर देंगे। तो ये सारे आपके भौतिक अपक्षय के मूल कारण हैं और जिम्मेदार कारक हैं। ठीक, तो ये देखा हम लोगों ने। सबसे अंत में जो हम देखेंगे वो है आपका जैविक कार्य एवं अपक्षय। इसमें हम लोगों ने जीव जंतुओं की बात करी। हम मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा जीव है या फिर जंतु है जो किसी भी तरीके का जो अम्ल है उसको करता है ये रिलीज, उसको निकालता है। हमें पता है कोई भी जो चट्टान होती है वो अम्ल के साथ आने में क्या होती, थोड़ी सी पिघलनी शुरू हो जाती है। अगर आप अम्ल को त्वचा पर भी फेंकते हैं या फिर आप किसी और चट्टान पर भी फेंकते हैं तो उस चट्टान में कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है। जब हमारी पूरी स्किन, सारी त्वचा जो है वो बिल्कुल छिल जाती है, तो आप ये कल्पना कीजिए कि इस अम्ल की वजह से कोई जो चट्टान है वो कितनी और भी तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो अम्ल अगर कोई भी जीव रिलीज कर रहा है तो उसकी वजह से ये अपक्षय हो सकता है उस चट्टान में। या फिर हम पेड़ों की बात कर सकते हैं। पेड़ों की बात अगर हम करेंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों की वजह से जो जड़ें आगे की तरफ जा रही हैं, आगे की तरफ जाने के लिए ये अपना रास्ता बना रही है। उस नींव को, जिस घर में ये पेड़ है, उस नींव को तोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि नींव ही जो है जहाँ पर ये पेड़ की जड़ें होंगी। तो ये क्या है, धीरे धीरे नींव को जब ये कमजोर कर रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपक्षय ही तो बोलेंगे। तो पेड़ों की हम बात कर सकते हैं, उनकी जड़ों की बात कर सकते हैं, हम बहुत सारे जीव जंतुओं की जो अम्ल रिलीज करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण है इसका आपके लाइकन। लाइकन है जो कि ह्यूमिक अम्ल को रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमिक अम्ल को रिलीज करते हैं और धीरे धीरे चट्टान को मृदा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो और मानव कैसे काम आएंगे, मानव अपनी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के साथ में उसको प्रयोग में लेकर आते हुए बहुत सारे पहाड़ों को खत्म कर देंगे, बहुत सारे एक विस्फोट करवा देंगे रोड्स बनाने के लिए, है ना, रेलवे बनाने के लिए। तो जो पहाड़ों को हम तोड़ रहे हैं वो भी तो किस में आएगा, इसी अपक्षय में तो आएगा, है ना। तो ये सारे कारण हैं आपके भौतिक और रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के। और ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोगों ने देखे, ये आपने याद रखने हैं और इनको कल्पना करते रहना है। मैंने आपको सभी चीज उदाहरण के साथ बताई हैं, तो उदाहरण के साथ ही आपको याद भी करनी है। तो ये हमें क्लैरिटी है। अब चलते हैं हम आगे। आपके बृहत संचलन में हमने देखा था कि जब कोई भी जगह से कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रयोग के साथ, उस संचलन को हम लोग क्या कहते हैं, बृहत संचलन। ये जो संचलन है या तो ये बहुत ही मंद हो सकता है, या तो ये बहुत ही मंद हो सकता है, या फिर ये हो सकता है तीव्र। या तो ये मंद होगा या ये तीव्र होगा, दोनों ही चीजें इसमें संभव है। अगर ये मंद है तो इसके भी 2 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका मंद विरूपण, जिसमें जो आपका ये ढलान है वो धीरे धीरे करके ऐसे ढलनी शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है और हमें ये बाद में जानने को मिलता है कि ये जो ढलान है वो तो नीचे की तरफ जा रही है। पता कैसे लगेगा हमें, जो भी आपके खंबे लगे हुए थे वो टेढ़े हो गए, जो रोड थी उसके बीच में दरार पड़ गई, जो घर थे उसमें दरारें पड़ गई। ये सब दिखाती हैं कि जो ढलान है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही है। आप लोगों ने बहुत सारे घर देखे होंगे पहाड़ों वाले क्षेत्र में,
जहां पर दरारें पड़ी होती हैं। तो दरारें किस वजह से पड़ी हैं? इस मंद विरूपण की वजह से, इस ढलान की वजह से, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये हो सकता है बहुत ही आप कह लो कि मंद गति है इसकी, ये आंखों से हम देख भी नहीं पाते, बस हमें पता तब लगता है जब दरारें पड़ जाती हैं। इसके उल्टा है आपका मृदा विरूपण। मृदा विरूपण क्या है? जिसमें थोड़ी बहुत जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो पानी के साथ आपकी धीरे धीरे करके ढलान से नीचे आनी शुरू हो जाती है। ये भी बहुत ही ज्यादा मंद है, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा सा आप कह लो कि तीव्र है। सबसे मंद है मंद विरूपण, उससे हल्का सा ज्यादा है मृदा विरूपण। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ है? इसमें बस पानी का जो पानी और मृदा का जो मिलान है वो ज्यादा होकर मृदा हल्की सी आप कह लो कि कमजोर हो गई है, उसको पेड़ पकड़ के नहीं रख पा रहे, तो वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर ढलान भी कम है, देखिए ढलान भी बहुत ज्यादा कम ली है हम लोगों ने इसमें, तो ये मृदा विरूपण है। इसके साथ ही फिर आता है आपका तीव्र संचलन। तीव्र संचलन के 3 प्रकार हैं। एक है आपका मृदा प्रवाह, दूसरा है आपका कीचड़ प्रवाह, और तीसरा है आपका मलबा अवधाव। देखिए अगर हम बात करें इसकी मृदा प्रवाह या कीचड़ प्रवाह या मलबा आपके अवधाव की, इन तीनों में बिल्कुल एक समानता है कि ये तीनों ही ढलान वाले क्षेत्रों में हो रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? असमानता क्या है? असमानता ये है कि तीनों की जो ढलान है वो बहुत ही ज्यादा रूप से अंतर में है। जैसे इसकी ढलान थोड़ी सी कम है, इसकी ढलान थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी ढलान थोड़ी सी और भी ज्यादा है। दोनों में ही, तीनों में ही पानी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है और फिर इसमें सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं तीनों चीजें, पहले ये तेज गति से आ रही है, पूरी जो मृदा है वो साथ में पानी के लगती हुई नीचे की तरफ आ जाती है, इसको हम ये कहते हैं। फिर दूसरा होता है आपका ये कीचड़ प्रवाह, जिसमें मृदा पूरी की पूरी कीचड़ के रूप में बन गई है, पूरी की पूरी मिल गई है, वो इतना ज्यादा पानी है उसमें, इतना ज्यादा प्रवाह है उसमें, इतनी बड़ी ढलान है उसमें कि पूरी की पूरी ऐसे विलय होकर पानी में नीचे की तरफ आ रही है, पूरा कीचड़ बना रही है। और इसके साथ ही तीसरा है आपका मलबा अवधाव। ये मलबा अवधाव आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर वनस्पति की कमी होती है। जहां पर वनस्पति कम होगी वहां पर इस पूरी मृदा को बांधे रखने के लिए कोई भी चीज नहीं है, और जितने भी पत्थर हैं, थोड़ी छोटी मोटी चट्टाने हैं, वो सब की सब नीचे ऐसे ढलान के रूप में आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम मलबा अवधाव कहते हैं। इन तीनों की जो गति है, पहले इसकी है, फिर इसकी ज्यादा है और फिर इसकी सबसे ज्यादा है, तभी इसको हम लोग तीव्र संचलन में लिखते हैं और ऐसे ऐसे करके परिभाषित करते हैं। ठीक बात है। इसके बाद अगर हम देखें एक और इसका रूप है, एक और रूप है इसका भूस्खलन। भूस्खलन भी आपका ढलान में ही तो आता है। इसके भी 3 प्रकार हैं। एक प्रकार है आपका अवसर्पण। अवसर्पण क्या होता है? देखो, अवसर्पण होता है जब पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ धंसा है और फिर आगे की तरफ जाना शुरू हुआ है। पहले धंसा फिर आगे की तरफ जा रहा है। क्या आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे ये ऐसे इसका चलन होगा, ऐसे थोड़ा सा आप कह लो कि बैकवर्ड रोटेशन, कि ऐसे जो पार्श्व चालन है वो देखने को मिल रहा है हमें। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं अवसर्पण, जहां पर जो पहाड़ है पहले नीचे की तरफ धंसता है और फिर आगे की तरफ जाना शुरू करता है और जाते जाते ऐसी एक जो चलन है वो बनाता हुआ आगे जाता है, जिसे हम कहते हैं अवसर्पण। दूसरी बात क्या है सबसे खास? दूसरी है मलबा स्खलन, जिसमें काफी सारा जो मलबा है वो नीचे की तरफ आता है, बहुत बड़े चट्टानें जो है नीचे की तरफ आती हैं। भूस्खलन में और आपके तीव्र संचलन में इतना ही फर्क है कि वहां पर जो है ना ढलान पूरी इस तरीके से नीचे आ रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, एक जो टुकड़ा है वो भी नीचे की तरफ आ सकता है। तीव्र संचलन में क्या हुआ था, इस तरीके से थी पहले, बाद में ये यहीं से ही नीचे की तरफ आके इसका जो ढलान है वो ऐसी हो गई। इसकी जो ऊपर की चीज थी वो सारी नीचे की तरफ आ गई। अब ये पहाड़ ऐसा रह गया। इस वाले में क्या है, इस वाले में पहले पहाड़ ऐसे है और ये पत्थर टूट गया, तो अब पहाड़ कैसा हो गया है, ऐसा है ना। तो इसमें क्या हुआ है, एक पूरा का पूरा जो पत्थर है, जो बड़े बड़े पत्थर है वो ही नीचे की तरफ आ गए हैं। इसकी जो ढलान थी वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। तो इसकी खास बात है दोनों में, भूस्खलन में और तीव्र संचलन में, उसमें ढलान पे पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ आ रहा था, इसमें कोई टुकड़ा है जो नीचे की तरफ आ रहा है।
इसको हम मलबा स्खलन कहते हैं। और ये आपका शैल पतन है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा ये, अभी जो पहाड़ वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पर जब मानसून आएगा तब पानी की मात्रा बहुत बढ़ेगी, बहुत सारे जो भूस्खलन है आपको वो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो टुकड़े हैं पहाड़ों के वो कमज़ोर हो जाएंगे। पहले इनका अपक्षय होगा और जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये आसान हो जाएगा कि इनको नीचे की तरफ खींचा जाए। तो अगर अपक्षय नहीं हो तो फिर ये सब चीज़ें भी जो है बाद में नहीं आ पाती हैं। तो अपक्षय जरूरी है। उसके बाद ये भ्रष्ट संचलन आपको पता हो कि पहला प्रकार है मंद रूप से, दूसरा प्रकार है तीव्र रूप से, और लास्ट में है आपका, अंत में है आपका भूस्खलन। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद संचलन के बाद आता है आपका अपर्दन। अब हम पढ़ेंगे इसमें अपर्दन। देखो अपर्दन क्या है ना, 6 तरीके से हमें पढ़ना है। मैंने आपको उसमें ये कुछ तरीके बताए थे, जैसे इसमें हम देखें तो ये अपर्दन में अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण, जलीय क्रिया, उत्पाटन और अपवहन, इन 6 चीजों का मुझे मतलब पता होना चाहिए। ठीक बात है। अब देखो अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण, जलीय क्रिया, उत्पाटन और आपका अपवहन, इन सब का क्या मतलब है और कैसे ये अपर्दन करते हैं। जैसे हम लोगों ने देख लिया था कि ये कोई भी पहाड़ का क्षेत्र है, फिर पठार है, फिर समतल है, फिर गड्ढा है, यहाँ से टूटेगा तो भ्रष्ट संचलन होगा गुरुत्वाकर्षण बल के के रूप में। यहाँ से यहाँ जाएगा तो कोई कारक चाहिए होगा लेकर जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर से हमें कोई ना कोई कारक चाहिए। यही था। जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, इस पूरे दौरान इन सब का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। इस परिवहन के रूप में जब ये सब चीजें हो रही हैं, तब आपस में जो चीजें वो टकरा भी रही होंगी। जैसे ये टुकड़े आपके कई सारे टूटे, वो सब नीचे की तरफ आए, जब वो यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं तो आपस में टकराते हुए जा रहे हैं आगे, या तो उनको हवा लेकर जा रही है, या उनको पानी लेकर जा रहा है, उनको ग्लेशियर लेकर जा रहा है ना। तो उस पूरे परिवहन के रास्ते में आपस में जब वो टकरा रहे हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं अपर्दन। तो जब चीजें चलन में होती हैं, उस दौरान जब चट्टानें टूटती हैं, पत्थर टूटते हैं, उसे हम अपर्दन का नाम देते हैं। और इसके जो प्रकार हैं वो आपको पता हो कि एक तो हो गया आपका अपघर्षण, दूसरा है आपका सन्निघर्षण। तो 2 चीजों में इसमें समानता है। जो आपका अपघर्षण है उसमें क्या होता है, एक जो ये पूरे के पूरे जो पत्थर हैं वो जब बड़े से रॉक पे, बड़े चट्टान पे टकराएंगे, इनके टकराने की वजह से भी जो चट्टान है थोड़ी थोड़ी करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब ये पत्थर छोटे छोटे बार बार उसको मारते रहेंगे तो अंत में क्या होगा, अंत में होगा कि ये जो चट्टान है वो भी थोड़ी थोड़ी करके इसमें कमजोरी आनी शुरू हो गई है। तो जब कोई भी पदार्थ चलन में होता है, चलित होता है, और तब वो किसी चीज को ऐसे टकरा रहा है, उसकी वजह से जो होता है उसे हम कहते हैं अपघर्षण। घर्षण का मतलब ये होता है जब 2 चीजें आपस में टकराती हैं। और इसमें क्या है, जब 2 कण जिनका जो आप कह लो कि आकार है वो बहुत अलग अलग है, ये बहुत छोटे आकार का पदार्थ है, जो चट्टान है आपकी वो बहुत ही ज्यादा बड़े आकार की चट्टान है, इसे अपघर्षण कहेंगे। सन्निघर्षण क्या होता है, इसमें क्या है, जब ये पदार्थ आपस में ही टकरा रहे हैं, इनको जो ये आप कह लो कि समुद्र की जो हवाएं हैं, जो समुद्र की हवाएं हैं जब लेकर आ रही है, तब ये भी आपस में टकरा रहे होंगे, क्योंकि पानी ही सब इकट्ठे ही चल रहे होंगे तो आपस में टकराते रहेंगे। तो इन दोनों पदार्थों के, दोनों चट्टानों के, छोटे छोटे पत्थरों के टकराने को हम लोग क्या कहते हैं, सन्निघर्षण। जिनका जो आकार है वो मुख्य रूप से समान ही है, समान आकार की हम बात कर रहे हैं। अपघर्षण छोटा पदार्थ, छोटा पत्थर और बड़ी चट्टान। सन्निघर्षण सेम ही तरीके के जो पत्थर हैं आपस में टकरा रहे हैं और जब वो चलन में हैं, जब वो चलित हैं। ठीक बात। तीसरा है आपका जलीय क्रिया। देखिए जलीय क्रिया में कोई भी पत्थर नहीं मार रहे, लेकिन जो पानी है वो इतना ज्यादा है, उसका इतना ज्यादा बल लग रहा है कि वो बहुत बड़ी चट्टान को भी कमजोर कर सकता है। तो इसके चलने की वजह से क्या हो रहा है, जो चट्टान पहले ऐसे थी अब वो हो गई ऐसे। तो ये सब जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये पानी की वजह से हुआ है। और ये पानी क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय क्रिया।
इसमें कोई पत्थर नहीं लगा, इसमें बस पानी का ही भार इतना ज़्यादा है कि वो उसे टकरा रहा है। ये बात ठीक है, तीसरा ये हो गया। और चौथा है आपका संक्षारण। देखो ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने भी बात करी थी कि जैसे किसी भी लोहे की चट्टान के ऊपर अगर ऑक्सीजन या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा उपस्थित होती है तो धीरे धीरे करके उसमें जंग लग जाता है, यही हमने बात करी थी। आप इस चीज़ को देखना ज़रा, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। इसमें जिसमें जो अणु हैं, जो कण हैं चट्टान के, ये बहुत ही ना दूर 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 हो गए हैं। आपको देखने में नहीं लग रहा है इसको कि दूर दूर हैं, लेकिन अगर इसको हम बहुत पास से, बहुत अच्छे आप कह लो कि माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर बहुत ही ज़्यादा इसमें जो हलचल है देखने में हमें नज़र आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी की वजह से या फिर किसी भी अम्ल की वजह से किसी भी चट्टान का जो क्षय होता है, और वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पानी है वो आपका चलित मुद्रा में है। तो जो भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर हो रही है जो कि पानी के चलने की वजह से या हवा के चलने की वजह से, ग्लेशियर के चलने की वजह से अगर हो रही है तो उसे हम कहते हैं संक्षारण, या फिर अपघर्षण या सन्निकर्षण जलीय क्रिया है ना, उसको हम परिवहन में अगर वो है तब होता है आपका ये सब कुछ अपर्दन। तो इसमें एक जो प्रकार है वो है आपका संक्षारण, जिसमें हमने बात करी है कि कोई भी जो धातु है, कोई भी जो चट्टान है, इसमें किसी भी अम्ल की उपस्थिति की वजह से या किसी भी ऑक्सीजन या पानी की उपस्थिति की वजह से अगर उसमें बहुत ज़्यादा जंग लग रहा है या वो कमज़ोर हो रही है तो उसे हम कह देते हैं संक्षारण। ये पहले वाले से कैसे भिन्न है? इसमें जो चीज़ें हैं वो चलित मुद्रा में है, पहले वाले में चलित मुद्रा में वो नहीं थी, उसी जगह पर तदस्थन ही वो जो है पूरी की पूरी टूटी थी। तो ये फर्क है। इसके साथ साथ दो भी और हम लोगों ने किए थे, इसमें दो थे इन चारों के अलावा आपका, एक तो उत्पाटन और एक है आपका अपवहन। देखो दोनों में क्या फर्क है। उत्पाटन क्या है? उत्पाटन को हम लोग देखते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हिमानी उपस्थित होते हैं, जैसे वो क्षेत्र जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में तापमान में कमी है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी चट्टान है ऐसी जिसके ऊपर ये जो हिमानी है ये उपस्थित है, ये चट्टान है नीचे वाली और ये है आपकी ऊपर हिमानी, जिसको हम ग्लेशियर भी कह सकते हैं। जब ये ग्लेशियर आगे की तरफ चलेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो इसके ऊपर भी लग रहा है, जब ये ग्लेशियर नीचे की तरफ चलेगा तो जितने भी चट्टान के छोटे छोटे जो पत्थर हैं, जैसे ये कोई पत्थर निकला हुआ है बाहर की तरफ, ये पत्थर बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको ये उत्पाटन करते हुए लेकर जाएगा। जैसे इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये एक पूरा पहाड़ है जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा हिमानी है, ग्लेशियर है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से इस पूरे पत्थर को, इस पूरे चट्टान के इस भाग को लेकर अपने साथ चला जाएगा। अभी जो चट्टान है वो कैसी हो गई है? ऐसी, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का निकला हुआ भाग था वो अपने साथ ही ये ले गया। तो ये भी कहाँ हुआ है? ये ग्लेशियर्स में हुआ है, ये हिमानियों में हुआ है, क्योंकि जो ग्लेशियर उसका बहुत ज़्यादा भार है और चीज़ों के ऊपर ये रहता है, तो अपने साथ जब ये जाएगा तो बहुत सारे जो पत्थर है अपने साथ लेकर जाएगा। इसे हम कहते हैं उत्पाटन। और जो सबसे अंत में हम देखेंगे अपवहन। अपवहन है जो कि एक हवा का एक आप कह लो कि प्रक्रिया है। जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं कि कोई भी, ये एक चट्टान है, हमें ये पता है कि जब हवा यहाँ चलेगी तो उसके पास ज़्यादा कण हैं, चाहे वो रेत के हों चाहे वो क्ले के हों, और इसके मुकाबले जो हवा यहाँ पर चल रही है उसके पास कम कणों के पदार्थ हैं। तो जब कण ज़्यादा होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? इस पे टकराएंगे, बार बार चट्टान को कमज़ोर कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। अंत में क्या होगा? धीरे धीरे करके चट्टान का रूप ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हवा ने बार बार इसको मार मार के बहुत ज़्यादा इसको कट कर दिया है, इसको काट दिया गया है। तो ये सब जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम अपवहन कहते हैं। जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हवा के द्वारा किए गए अपर्दन की बात करते हैं। और ये अपर्दन क्या है? क्योंकि हवा यहाँ पर जो चलती है उसके पास ज़्यादा कणों की प्राप्ति है, और ये जब ज़्यादा इस पर मार करेगी तो धीरे धीरे करके पूरी चट्टान को ये ख़त्म कर देगी। तो ये सारी चट्टानें बनी हैं वो इस अपवहन प्रक्रिया के दौरान बनी हैं। तो ये सारे हैं आपके अपर्दन के प्रकार। उसके बाद अगर निक्षेपण की बात करें तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी जाकर ऐसे निक्षेपित हो ही जाती है, जहाँ पर उसको जगह मिलेगी वहाँ पर जाकर निक्षेपित हो जाएगी। इन सब में अगर मैं बात करूँ, इन सब में अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि इन सभी
अपरदन के कारकों में, जिसमें हमने हवा, पानी और ग्लेशियर की बात करी, जो ग्लेशियर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। ग्लेशियर का इतना ज़्यादा भार है, इतना ज़्यादा द्रव्यमान है कि वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े चट्टानों को भी लेकर नीचे जा सकता है। और जो हवा है उसका सबसे कम आप कह लो कि इम्पैक्ट है, क्योंकि एक तो इसका भार भी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये तोड़ भी नहीं पाती है। तो इस वजह से हवा सबसे कमज़ोर कारक है और ग्लेशियर सबसे ज़्यादा मजबूत कारक है, हिमालय सबसे ज़्यादा मजबूत कारक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हम लोगों ने इसमें सारी भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ी हैं। इन प्रक्रियाओं की वजह से जो भू आकृतियां बनेंगी उनको हम करेंगे कल की क्लास में। आपको बस ये पता हो कि धरती अंत में चाहती क्या है, समतल चीज़ें हो जाए, चाहे समतल करने के लिए उनको अंतर्जनित बल लगाना पड़े, चाहे उनको लगाना पड़े बहिर्जनित बल। उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या घटक हैं, उसके क्या कारक हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में, बहुत ही अच्छे से देखा। आप इन चीज़ों को बाहर की तरफ देखिए, बाहर जाइए, देखिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें बन रही हैं, ऑब्जर्व करिए। जितना ज़्यादा आप अवलोकन करेंगे बाहर की वस्तुओं का, उतना ही ज़्यादा आपको भूगोल समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो इसको देखिए, इसको अवलोकन कीजिए, बाहर जाके इसको रिवाइज कीजिए, दोहराइए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है इस पूरे क्लास में तो हम लोगों से पूछिए। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।